Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं जैन वीक 5 और फरवरी वीक 1 का कंबाइंड जीके डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। याद रखिए, एज यूजुअल 7 डेज का जीके मैं कंपाइल करता हूँ एक कुछ क्विक सॉर्ट ऑफ समरी में, जो क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा। ये क्लैट के लिए रेलेवेंट रहेगा ये जीके, और इस पूरे जीके का जो मटेरियल का सोर्स है लिंक्स के फॉर्म में जो है हम कंपाइल करके रखते हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सेस क्वेश्चंस और इफ यू वांट टू एक्सेस जो लिंक्स हैं जहां पे एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और उन पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको वहां क्लिक करना है एंड रजिस्टर एंड यू शुड गेट एक्सेस टू दैट, राइट। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे, एज यूजुअल काफी सारे टॉपिक्स लाइन अप किए हुए हैं। सुंदरबंस पे है, इंडियन फाइटर जेट्स पे है, चाइल्ड मैरिज लॉ, टोबैको प्रोडक्ट्स, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फाइनेंस कमीशन, वाइजैग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे, राइट। सो काफी कुछ है। आइए एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इरोजन इन सुंदरबंस। देखिए बेसिकली ये बता रहा है कि एक टेम्पल है सुंदरबंस में, टेराकोटा का बना हुआ, और इतने साल से वो बचा हुआ है, बट अब जो है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वो थोड़ा सा इरोड होना शुरू हो गया है, राइट। सो क्योंकि ये सुंदरबंस इलाके में काफी सारे क्वेश्चन जो है सुंदरबंस के बारे में बन सकते हैं। व्हेन डिड सुंदरबंस जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक साइट है हमारे इंडिया से, तो ये कब ऐड हुआ था, और सुंदरबंस जो है किस टाइप के फॉरेस्ट है। सुंदरबन शेयर्स सुंदरबन फॉरेस्ट जो है इंडिया के अलावा कौन से कंट्री में अप्लाई करता है, और कौन सा एनिमल के लिए एक यूनिक हैबिटेट है सुंदरबंस, राइट। काफी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बट एक बहुत ही यूनिक एनिमल है जो सुंदरबंस में पाया जाता है, कहीं दुनिया में वैसा नहीं मिलता है। एंड फाइनली सुंदरबंस का मेंशन अमिताभ घोष जो पॉपुलर राइटर है, ऑथर है, उनके एक नॉवल में मेंशन्ड है। वो सुंदरबंस में जो सेट है उस नॉवल का नाम क्या है, राइट। तो इसके आंसर्स है, सुंदरबंस जो है 1987 में ऐड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और सुंदरबंस जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के लिए फेमस है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, और इंडिया और बांग्लादेश के इलाके में लाई करता है। और ये सुंदरबंस का जो हैबिटेट है वो टाइगर्स के लिए काफी, सुंदरबन टाइगर बहुत यूनिक किस्म का एक टाइगर है जो तैर सकता है, जो पानी से, जो मतलब बेसिकली वाटर और लैंड दोनों पे जी सकता है ये टाइगर, राइट, विच इज वेरी यूनिक। और हंग्री टाइड है किताब का नाम, जो अमिताभ घोष की है, सेट इन द सुंदरबंस, राइट। चलिए सेकंड टॉपिक, इंडियन फाइटर जेट्स जो है दो कोलाइड किए थे मध्य प्रदेश में, एक्सीडेंट हुआ था और एक पायलट की जो है डेथ हो गई थी इसमें। तो और इसमें मतलब एयरक्राफ्ट के नाम भी मेंशन्ड है, सुखोई MKI 30 MKI और मिराज 2000, राइट। तो बेसिकली काफी सारे क्वेश्चन जिसके अराउंड बन सकते हैं। सुखोई जो है एक रशियन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने जो है उनके साथ एग्रीमेंट ऐसा किया हुआ है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में उसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी किया जाता है, राइट। तो ये कौन करता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में। और दूसरा है कि मिग बाइसन में जो है हमारे अभिनंदन वर्तमान, जो काफी फेमस हुए थे बीच में, क्योंकि जब हमने एयर स्ट्राइक्स किया था पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने रिटेलिएटरी जो है उनके प्लेन्स आए थे और उनको वापस भगाने के चक्कर में जो है अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट है मिग 21 बाइसन, ये जो है क्रैश कर गया था पाकिस्तान के इलाके में, और उनको फिर इंडिया ने एक ही कुछ ही घंटों में, कुछ ही
घंटों में जो है उनको वापस ले आई थी इंडिया, राइट। सो उनको जो है एक गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। 2019 की बात है ये, बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद, जब अभिनंदन जो है वहां क्रैश कर गए थे। तो 2021 में 2 साल बाद जो है उनको एक गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा था, राइट। और फाइनली इंडिया और फ्रांस ने जो है एक अग्रीमेंट साइन करी है रफाल 36 रफाल एयरक्राफ्ट के लिए। साथ ऑलमोस्ट 8 बिलियन यूरोस का ये एग्रीमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है। तो ये जो है रफाल बनाया किस किस मैन्युफैक्चरर ने है, राइट। तो इनके आंसर्स है, सुखोई जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की फैसिलिटी में जो है मैन्युफैक्चर की जाती है ना। और वीर चक्र मिला था अभिनंदन वर्तमान को। और फाइनली रफाल और इनफैक्ट मिराज 2000 भी जो है वो डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस का ही कंपनी है जिनका ये मैन्युफैक्चर है रफाल के। इस पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमटीसीआर द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम जो है एक इनफॉर्मल रेजीम है जो न्यूक्लियर मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लिमिट करती है कि सारे कंट्रीज को ना मिले और लिमिटेशन रहे उस पे, राइट। तो इंडिया ने ये पॉलिटिकल सेटअप जो है ज्वाइन किया था। तो ये कब ज्वाइन किया था और इंडिया की कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? इनफैक्ट ये मिसाइल जो है इंडिया और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाई गई थी। तो ये कौन सी मिसाइल है जो अभी रिसेंटली पिछले साल टेस्ट हुई है इन मई 2022, और इसका जो है सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका रेंज 450 किलोमीटर। और तो आंसर्स है इसके, जून 2016 में इंडिया ने जो है एमटीसीआर ज्वाइन किया था, विच मींस दैट इंडिया इज आल्सो ऑन द टेबल टू जो है एमटीसीआर के एक मेंबर हैं। और ब्रह्मोस इज द मिसाइल जो टेस्ट अभी रिसेंटली किया गया था, जो इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक सेटअप की है, एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, दैट मैन्युफैक्चर्स द ब्रह्मोस, राइट। वो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ट्रांसफर हो गई है, तो काफी उसके वर्जन्स भी अभी बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चाइल्ड मैरिज लॉ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला था कि भाई माइनर गर्ल्स जो हैं कब मैरी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लॉज हैं इंडिया में। इवन दो अंडर लॉ लीगल एज फॉर मैरिज गर्ल्स के लिए 18 साल है और बॉयज के लिए 21 साल है। बट इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कभी कभी, क्योंकि कुछ एक तो मतलब रेप लॉज है ना, जो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है अगर वाइफ मैन जो अपने वाइफ के साथ करता है तो कंसेंट का एक इशू आता है। और दूसरा है कि इवन विदाउट कंसेंट अगर वो सेक्स करता है और अगर उसकी जो वाइफ है वो 15 to 18 ईयर्स के एज ब्रैकेट में है, तो एक एक्सेप्शन 2 है इंडियन पीनल कोड का, सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन 2 है जो इसको अलाउ करता है, राइट। बट यही एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। सो इस पे क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि भाई कौन सा कमीशन है जो सेटअप किया गया टू गारंटी एंड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, और चाइल्ड राइट्स के लिए कौन सा एक्ट, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। तो ये कौन सा एक्ट था? और ये जो बिल की बात कर रहे हैं जो भी कंट्रोवर्शियल है, वो उसके उसके तहत जो है एक बिल पार्लियामेंट में भी पास होने के लिए रेडी है। इनफैक्ट वो भी पार्लियामेंट में जा चुका है, विच प्रपोजेस टू रेज मिनिमम एज जो है लड़कियों के लिए मैरिजेबल एज जो है 18 से लेकर 21 ईयर्स बनाने का एक प्रपोजल है। ये कौन से बिल में है? आंसर्स है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये है वो बॉडी जो कमीशन जो चिल्ड्रन राइट्स चाइल्ड राइट्स के लिए बनाई गई है। और ये जो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बनाई गई। और अभी करंटली पार्लियामेंट में द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है 2021 का है, ये बिल जो अभी पार्लियामेंट में है, राइट। और एनसीपीसीआर जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके चेयरपर्सन कौन है? और इंडिया में जो है कौन सा ऐसा लॉ है जो अलाउ करता है वो फॉर वुमेन टू मैरी आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, राइट। तो इसका आंसर प्रियांक कानूंगो इज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीपीसीआर। और इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो अलाउ करता है वुमेन टू मैरी इवन बिफोर दे आर टर्निंग 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, एक सर्वे हुआ था हायर एजुकेशन पे, AISHE, राइट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो एनरोलमेंट को कंपेयर कर रहा है प्री पैंडेमिक और ड्यूरिंग पैंडेमिक। और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भाई एजुकेशन जो है कौन सी लिस्ट पे है, राइट। आप याद रखिए 3 लिस्ट होते हैं पार्लियामेंट में, राइट। पार्लियामेंट के तहत यूनियन लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इस पे लॉज स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों बना सकती है।
राइट। तो ये एजुकेशन जो है कौन सी लिस्ट पे है। नंबर 2, विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग प्रोफाउंड चेंजेस। तो रिसेंटली एक पॉलिसी है एजुकेशन के लिए जो पास की है, बहुत फेमस है, तो ये कौन सी पॉलिसी है। और कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ फंडामेंटल राइट। तो इसके आंसर्स है, एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट पे है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, और इस पे काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को काफी बदल देगा। कंट्रोवर्शियल भी है इक्वली। और आर्टिकल 21A है जो फ्री और फ्री एंड कंपल्सरी बनाता है एजुकेशन टू फॉर चिल्ड्रन टू इन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट देता है ये आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आर्टिकल के तहत कौन सा एक्ट है जो इसके मोडालिटीज को फ्रीज करता है। और फाइनली 2009 में कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाया गया था जो चिल्ड्रन के ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स को डेवलप करेगा, जो इंप्रूव करेगा, राइट। तो इसके आंसर्स है कि राइट टू एजुकेशन राइट, RTE के नाम से हम इसको जानते हैं, ऑफ 2020, सॉरी ऑफ 2009, जो लागू किया गया था टू सेट द डिस्क्राइब द मोडालिटीज ऑफ आर्टिकल 21A, जो फ्री एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है वो कैसे दी जाएगी। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में आता है, जिसमें ये भी काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट है कि इस पे भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है RTE एक्ट में, राइट। एनीवे, एंड फाइनली जो नया ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया था 2009 में, उसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, CCE सिस्टम बोला जाता है, जो करंटली स्कूल्स में लागू है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, राइट। एडम स्मिथ का ये पैसेज है, बट पैसेज इज अबाउट टैक्सिंग एंड वेदर किस टाइप की गुड्स को टैक्स किया जाता है। और पॉइंट ये है कि क्योंकि टोबैको इज ह्यूजली कंज्यूम्ड बाय सोसाइटीज, उसको टैक्स अच्छे से करना चाहिए, राइट। तो एडम स्मिथ की कौन सी ऐसी फेमस किताब है जो इसमें वो कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो करते हैं उसी से सोसाइटी का भला होता है, राइट। और दूसरा है कि टोबैको पे सेस कितना है, GST कितना है, और GST के अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज की जाती है, वो किस नाम से चार्ज की जाती है, राइट। तो एडम स्मिथ की किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और करंटली GST जो है टोबैको पे 28% लागू किया जाता है, उसके अलावा जो सेस है वो अलग अलग वेरी करता है। उसका नाम है नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, राइट, NCCD के नाम से जाना जाता है। और कौन सा दिन है जो वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? सिन टैक्सेस जो है कौन से अदर प्रोडक्ट टोबैको पे लागू किए जाते हैं और गैम्बलिंग पे लागू किए जाते हैं, बट किस और प्रोडक्ट पे लागू किया जाता है? सिन टैक्स, राइट। और फाइनली कौन सा ऐसा रेगुलेशन है जिसके बेसिस पे फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स, दैट आर रिच इन सोडियम या एडेड शुगर, इनको जो है स्कूल्स में या स्कूल्स के पास 50 मीटर की दूरी तक सेल नहीं किया जाना चाहिए। ये जुलाई 1 2021 से लागू होने वाला कौन सा रेगुलेशन है? आंसर है 31 मई है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और सिन टैक्स जो है शुगर प्रोडक्ट्स पे लागू किए जाते हैं इन एडिशन टू टोबैको एंड गैम्बलिंग। और फाइनली द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन ऑफ 2020 है, विच is for safe food and balanced diets for children in school, right। तो ये इस पर्पस से ये लॉ पास की गई है, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक, OBC के सब रेगुलेशन, सब कैटेगराइजेशन पे ये टॉपिक है कि भाई इंपॉर्टेंट इसमें भी एक बिट ऑफ न्यूज है कि जस्टिस G रोहिणी लेड कमीशन है। तो एक कमीशन है जिसकी हेड है जस्टिस G रोहिणी, और ये जो है स्टडी कर रहा है कि OBCs को अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है उसको कैसे स्प्लिट किया जाए, राइट। 27% कोटा मिलता है OBC कोटा में, तो ये 27% कैसे तोड़ा जाए अमंगस्ट डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ OBC, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि 27% जो रिजर्वेशन है ये कौन से कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे दिया गया था। और 1992 का 1992 का सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये OBC रिजर्वेशंस और क्रीमी लेयर के एक्सेप्शन ऑफ क्रीमी लेयर ये दिया गया था, राइट। ये कौन से केस में हुआ, और कौन सा कमिटी है जिसने क्रीमी लेयर का बेंचमार्क सेट किया था गैस वो लोग जिनका 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है ईयरली फैमिली इनकम, राइट। और उससे कम अगर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर ले आते हैं। तो ये 1971 में कौन सी कमिटी ने ये सेटअप किया था। और फाइनली अभी
क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का डिस्टिंक्शन कितने इनकम लिमिट पे आता है, राइट। तो इसका आंसर है मंडल कमीशन थी ये 1980 की। मंडल कमीशन काफी कंट्रोवर्शियल और काफी, इनफैक्ट आई एम श्योर आप लोग भी सुन चुके हैं, इसके बेसिस पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए गए थे। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था इन द इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और सत्तानादन कमिटी है जो जिन्होंने जो है ये 1 लाख पर एनम की फैमिली इनकम सेट करी थी फॉर क्रीमी लेयर। और करंटली 1971 में 1 लाख सेट की गई थी, अभी करंटली ये जो है 8 लाख पे है। 8 लाख के ऊपर अगर आप अर्न करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी के। उस पर और भी 2 क्वेश्चन है। कौन सा बिल है जो 2021 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, विच अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को अपना ही कोई लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली एस बैकवर्ड क्लासेस में कैसे कैटेगराइज किया जाए, अपने अपने स्टेट में अलग अलग बाइफर्केशन कर सकते हैं। ये कौन सा बिल प्रपोज कर रहा है? और ऐसे कौन हेड थे जो 4 मेंबर यूपी में एक कमिटी बनाई गई थी, 4 मेंबर जुडिशियल कमिटी बनाई गई थी, ये जांचने के लिए भी ये 27% जो ओबीसी कोटाई, इसको कैसे स्प्लिट किया जाए। 3 कैटेगरीज रेकमेंड हुए थे, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड, राइट। तो ये कौन सी कमिटी, इस कमिटी के हेड कौन थे, राइट। तो आंसर है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल, जो स्टेट्स को पावर देना चाहता है टू मेक देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। और जज राघवेंद्र कुमार हैं जो हेड कर रहे थे इस जुडिशियल कमिटी को, जिन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई ओबीसी को आप तोड़ सकते हैं 3 में, बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अशरफ घानी जो है एक्स वो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, जो फ्ली कर गए, जो जो ऑब्वियसली यूएस ने जब एग्जिट किया था तो अशरफ घानी जो है वो भी वहां से भाग गए तालिबान के डर से। तो न्यूज ये बता रहा है कि इनके बारे में माइक पॉम्पियो जो एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के, उन्होंने बोला है अपनी किताब में कि भाई ये अशरफ घानी जो है टोटल फ्रॉड थे। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। यूएस वॉर, अफगानिस्तान की यूएस वॉर में जब यूएस ने एंटर किया था 2001 में, ऑब्वियसली ट्विन टावर अटैक्स के बाद, तो तालिबान और अल कायदा पे जो अटैक किए थे उस ऑपरेशन का नाम क्या था। और फाइनली 2001 में स्टार्ट करके कौन से साल में यूएस ने जो है ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस बुलाया गया। और वापस बुलाने के बाद जब अशरफ घानी वहां से चले गए तो सुप्रीम लीडर कौन है, एंड ऑल्सो टाइटल दिया गया उनको अमीर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ये कौन है। और करंटली यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? अगर माइक पॉम्पियो पहले वाले थे, पुराने थे। और इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, सॉरी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर का नाम क्या है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और ये 1893 में बनाया गया था। तो इसके आंसर्स हैं कि भाई ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम was the name of the operation given to the air strikes on Al Qaeda and Taliban। और 2001 में, सॉरी 2021 में फाइनली यूएस ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाए हैं। मुल्ला हिबातुल्ला अखंडजादा, राइट, ये है नाम सुप्रीम लीडर एंड अमीर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के। और करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आपके एंथनी जे ब्लिंकन, राइट, एंथनी ब्लिंकन के नाम से जाने जाते हैं। और डुरांड लाइन है जो 1893 में यूके के द्वारा बनाई गई थी। एडवर्ड डुरांड थे तो इन्होंने नाम दिया था। और डुरांड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर डेजिग्नेट करता है। अगला पीस ऑफ न्यूज है कि भाई जोकोविच जो है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन, 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं स्टेफानोस चिटसिपास को हरा के। और इसके साथ उनके भी 22 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, और नडाल को वो मैच कर जाते हैं 22 ग्रैंड स्लैम पे, दोनों हैं खड़े। और इस अगला जो यूएस ओपन होने वाला है उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे जोकोविच, क्योंकि उन्होंने, वही कंट्रोवर्सी है, पिछले ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नहीं खेल पाए थे क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया अपने आप को, और यूएस में अलाउ नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द, इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था वुमेन्स टाइटल, मेंस टाइटल तो बता दिया मैंने, तो वुमेन्स टाइटल किसने जीता, और ग्रैंड स्लैम्स हैं कितने टेनिस में, और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर कौन है, मेल हो या फीमेल हो, सबसे ज्यादा किसने जीते हैं और ओपन एरा में, राइट। और कौन कौन से फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन सिंगल्स प्लेयर है मेंस में जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में जीते थे, विच इज कॉल्ड द ग्रैंड स्लैम।
और गोल्डन स्लैम के नाम से जाना जाता है कि अगर आप चारों स्लैम और ओलंपिक गोल्ड भी जीत जाओ एक ही साल में तो उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो ये जीतने वाली एक ही फीमेल प्लेयर है सिंगल्स में, उनका नाम क्या है, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं। आर्या अरीना सबालेंका है जो जीती थी ऑस्ट्रेलियन सिंगल्स वुमेन्स का। और 4 ग्रैंड स्लैम है टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन, यूएस, फ्रेंच एंड विंबलडन। और इन चारों को जीतने वाले, सबसे ज्यादा स्लैम जीतने वाले जो प्लेयर है वो है मार्गरेट कोर्ट। और रॉड लेवर ऐसे प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के जो चारों स्लैम एक साल में जीत चुके हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। अभी तक ग्रैंड स्लैम हमारे जो जोकोविच, नडाल है, इन्होंने ग्रैंड स्लैम नहीं कर पाए हैं। जोकोविच ने कैलेंडर स्लैम जरूर किया है बट अभी तक ग्रैंड स्लैम नहीं कर पाए हैं। और स्टेफी ग्राफ इज द ओनली प्लेयर सिंगल्स में, वुमेन और मेन, जिन्होंने गोल्डन स्लैम अचीव किया है। चारों स्लैम और ओलंपिक गोल्ड एक ही साल में जीता है उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया का मिलेट रेवोल्यूशन। और न्यूज बेसिकली बता रहा है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, क्योंकि मिलेट्स जो है काफी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज भी हैं इनके और एग्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज भी हैं इनके, राइट? सो इसको ईयर ऑफ द मिलेट्स दर्जा दिया गया है 2023 को। तो क्वेश्चन इसमें ये बन रहे हैं कि भाई ये ओपनिंग सेरेमनी इस ऐलान करने की ये कहाँ की गई थी बाय द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जो है स्पीयर हेड इस कैंपेन को किसने किया टू डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ऐसा कौन सा कमीशन है जो 2004 में बनाया गया था इंडिया में टू एड्रेस द फार्मर सुसाइड प्रॉब्लम, राइट, इन इंडिया। और राइस और मिलेट्स जो है कौन से कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स में आते हैं, राइट? तो इसके आंसर्स है कि ये इटली रोम में इसका सेरेमनी हुआ था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का। 6 दिसंबर 2022 की बात है, तो तब से ये घोषित किया गया था। और इसको कैंपेन करने वाली इंडिया की गवर्नमेंट थी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और मतलब ऑब्वियसली कैंपेन करने का बिग कारण ये है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इंडिया ही है, राइट? तो इंडिया को ही इससे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और इस एक साल में इंडिया प्रपोजेस टू ऑलमोस्ट डबल इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स पे फोकस ज्यादा डाल रही है, जोर ज्यादा डाल रही है इंडिया। और ऐसा कौन सा कमीशन था, एमएस स्वामीनाथन कमेटी बोलते हैं, या इसको द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के नाम से जाना जाता है, जो 2004 में बनाया गया था टू एड्रेस फार्मर सुसाइड्स। और मिलेट्स और राइस को जो है खारिफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है। खारिफ जो है मॉनसून क्रॉप्स माने जाते हैं, और रबी द अदर टाइप इज द आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर, राइट? तो राइस एंड मिलेट्स आर बोथ खारिफ क्रॉप्स। इस पे और 2 क्वेश्चन है, क्योंकि मिलेट्स की बात है तो मिड डे स्कीम दिल्ली, जो चिल्ड्रन को खाना दिया जाता है मिड डे में, उस स्कीम के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है आईडीएस, सॉरी आईसीडीएस स्कीम जो है, विच एम्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन। बच्चों के लिए जो है 6 राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है कि उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, बट द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज बोलता है कि नरिशमेंट ठीक नहीं है, इनको न्यूट्रिशन भी देना चाहिए, इनको इम्यूनाइज भी करना चाहिए, और इनको प्री स्कूल एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कीम, राइट? और इस स्कीम को रीनेम करके अब क्या बुलाया जाता है, राइट? तो ये जो है 1975 में पहले बनाया गया था ये स्कीम, और इस स्कीम को अब हम आंगनवाड़ी स्कीम के नाम से जानते हैं। और 16th फाइनेंस कमीशन पे है नेक्स्ट टॉपिक। यूनियन गवर्नमेंट जो है बोल रहा है कि अब 16th फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको किक स्टार्ट करते हैं, राइट? और ये फाइनेंस कमीशन जो है टिपिकली रेकमेंड करता है कि ये टैक्सेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और स्टेट और सेंटर में कितना शेयरिंग होना चाहिए, और कोई और अगर स्पेसिफिक अगर उनसे सवाल पूछा जाए रिलेटिंग टू फाइनेंस और मनी मैटर्स, तो उस पे फाइनेंस कमीशन रूलिंग देती है, उसको सपोर्ट देती है, राइट? तो 16वां फाइनेंस कमीशन बनेगा। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो 15वां जो है कब सेटअप हुआ था, अगर अगला वाला जो अब बना रहे हैं, और उसके करंट चेयरपर्सन कौन है, और कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भाई फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, और उसमें कितने लोग होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है फाइनेंस कमीशन हर कितने साल में बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। और 15th फाइनेंस कमीशन को स्पेसिफिकली एक स्टैंड अलोन रिपोर्ट देने को बोला गया था, और एक और रिपोर्ट, मतलब बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन को 2 पीरियड्स के लिए टोटलिंग 6 इयर्स के लिए रिपोर्ट देने का रिक्वेस्ट दिया गया था। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, यूजुअली 5 साल का ही रिपोर्ट बनता है, क्योंकि 5 साल के लिए फाइनेंशियल कमीशन होती है, राइट? बट ये 6 ईयर टाइम फ्रेम जो है पिछली बार कब दिया गया था,
और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए फाइनेंस कमीशन, राइट। सो 15th फाइनेंस कमीशन जो है नवंबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके चेयरपर्सन है एन के सिंह, और आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, और उसके मेंबर्स के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में रूल बताता है आर्टिकल 280, और इसके अंदर बताता है कि फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होने चाहिए, बेसिकली चेयरपर्सन और 4 और मेंबर्स होने चाहिए फाइनेंस कमीशन में। और 15th फाइनेंस कमीशन के जैसा ही पुराना जो है 6 ईयर टाइम फ्रेम के लिए रिपोर्टिंग करने वाला था 9th फाइनेंस कमीशन जो है, ये जो है 1987 में, जून 1987 में बना था, और ये 89, 90 और 91 to 95 के ड्यूरेशन के लिए उसने रिपोर्ट तैयार किया गया था, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द करंट पोजीशन। ऑल्दो वो वाला 9th फाइनेंशियल कमीशन जो है 5 साल में नया बन गया था, रिप्लेस हो गया था, बट करंट फाइनेंस कमीशन अगर आप देखेंगे 2017 में बना था 15, और अभी 2023 तक अभी भी वही चला जा रहा है, विच मीन 6th ईयर में आ चुका है। दिस इज अ बिग अनोमली, राइट। ओके, जनरल असेंबली ऑफ द यूएन ऑन यूएन रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ये जो है बताता है कि जो यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है साबा कोरोसी, ये हंगरी के जो है प्रेसिडेंट जो है हंगरी के बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेट्स को, जो मेंबर कंट्रीज है, उनको अग्री कराना पड़ता है, उनको साथ में लेके चलना पड़ता है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे मेंबर्स कितने हैं जनरल असेंबली में, सॉरी, हाँ, यूएन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। और जनरल असेंबली में जो है सिंपल मेजोरिटी के भी कुछ चीजें बात होती है, और 2/3 मेजोरिटी से भी कुछ चीजें पास होती है। 2/3 मेजोरिटी पे पास होने वाले ऐसे कौन से आइटम्स हैं, राइट। और अपने एजेंडा के टॉपिक्स बहुत सारे डिस्कस होते हैं जनरल असेंबली में, तो उसको 6 कमिटीज में डिवाइड करके उनमें काम बंटता है। तो एक्चुअली यही आंसर भी हो गया, राइट। कितने कमिटी हैं, तो 6 कमिटीज का आंसर। और यूएन जनरल असेंबली जो है उसका जो एक हिस्सा है विच इज द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, वही हेडक्वार्टर्ड है जहाँ जनरल असेंबली का भी हेडक्वार्टर्स है। इसके आंसर्स देखते हैं। 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। और जब भी यूनाइटेड नेशंस को, जनरल असेंबली को जो है, when they want to make recommendations on peace, on security and elections of the security council and economic and social council members, या बजटरी चीजों पे कुछ अगर बना जाए, तो 2/3 मेजोरिटी से चीजें पास करी जाएंगी, राइट। और यूएन को जो है अपने काम करने के लिए 6 कमिटीज में बांटा जाता है जनरल असेंबली को, और इसका हेडक्वार्टर्स जनरल असेंबली का और सिक्योरिटी काउंसिल का है, वो है न्यूयॉर्क सिटी में। और इस पे 2 क्वेश्चन और है कि यूएन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल के जो है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, चाइना, यूएस, यूके, रशिया एंड फ्रांस, राइट। इंडिया भी, इनफैक्ट यही कंट्रोवर्सी कि इंडिया क्यों नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और अब जो है रेलेवेंस के हिसाब से भी इंडिया को होना चाहिए कायदे से, राइट। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा कितने इलेक्टेड मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है हर महीने, आंसर यही है कि हर महीने एक कंट्री को अपॉइंट करता है, विच विल होल्ड द प्रेसिडेंसी। तो ये रोटेटिंग बेसिस पे होता है ना। और इसमें जो लार्ज कंट्रीज हैं जैसे इंडिया वगैरह हैं, इनको कभी भी प्रेसिडेंसी नहीं मिलती है, राइट। ये इनफॉर्मली एग्री किया गया है, राइट। इसका कोई स्टैट्यूटरी ऐसा कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली हुआ, और फिर टेबल्ड बाय निर्मला सीतारामन मैम। और इकोनॉमिक सर्वे पे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है कौन बना के प्रेजेंट करता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और कौन से सेशन में ये पार्लियामेंट की पेश किया जाता है, और पहली बार कब बनाया गया था, और अभी करंट जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के है कौन, राइट। तो इसका जो बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों हाउसेस में, वो होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को। और ये बजट सेशन में ही यूजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। और करंटली जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है अनंता नागेश्वरम। और द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है 1950 51 में 51 में जो है पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का प्रेजेंट किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है, वाइजैक का कैपिटल, सॉरी, और प्रपोज ये किया गया कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका कैपिटल वाइजैक, विशाखापट्टनम में होना चाहिए। और ये जो है आर्टिकल वाज रिटन बाय, इनफैक्ट दिस न्यूज़ वाज गिवन बाय जगन मोहन रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं। और इस पे क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि मतलब कौन सा सिटी है जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल माना जाता है अभी, है ना, क्योंकि हैदराबाद जो है
तेलंगाना में जा चुका है। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सी सिटी को माना जाता है? स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब बिछड़ा था, कब सेपरेट हुआ था? और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी कौन से साल में, राइट? कौन से साल में बनाई गई थी? और इसका काम ही यही था कि ये स्टडी करा जाए कि कौन से स्टेट्स जो है बनने लायक हैं, राइट? और रिकमेंडेशंस देने। और ये जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 में पास हुआ था। तो इसके इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक स्टेट बनाने को बोला था महाराष्ट्र में, बट वो अब एक्चुअली बना नहीं था, जो एक्चुअली मर्ज हो गया था महाराष्ट्र स्टेट के साथ। तो ये कौन सा स्टेट है, राइट? तो आंसर है अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश और करंटली। और स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है 2014 2 जून 2014 में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया और शेयर्ड कैपिटल है इनके पास। और 1953 में 1953 में जो है गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूट करी थी। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विदर्भ स्टेट बनाने की रिकमेंडेशन दी गई थी, और बट विदर्भ जो है बना नहीं था, है ना? महाराष्ट्र में ही अभी काउंट किया जाता है इसको। और तेलंगाना के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, और कौन सा आर्टिकल है जो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस देता है एज एनसीटी, यूनियन टेरिटरी से अलग, राइट? क्योंकि दिल्ली ना स्टेट है ना यूनियन टेरिटरी, राइट? तो ये कौन सा आर्टिकल है जो देता है? के चंद्रशेखर राव या केसीआर के नाम से, एक्रोनिम से उनको जाना जाता है, वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। और 239 AA, आर्टिकल 239 AA is the article which grants special status to Delhi over other union territories, right? अच्छा, अगला न्यूज है ICET डायलॉग which is the इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? ये लास्ट ईयर 2022 में अनाउंस किया गया था, और अभी जो है विजिट हुआ है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, राइट? तो ये ICT डायलॉग जो है, इस पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंशन्ड है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, और कौन सा टास्क फोर्स था जिसको रेकमेंड किया गया था, जिसकी बेसिस पे इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, राइट? तो उस कमिटी का काम था कि भाई जाकर के बाकी स्टेट्स देखो, लाइक बाकी कंट्रीज देखो, लाइक यूएस यूके वगैरह, और देखो कि उनमें जो स्टेट काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो बनाया कैसे गया था और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? और फिर ये रिकमेंडेशन आप हमें दें। और अगला क्वेश्चन है कि कितने यूनियन मिनिस्टर हैं, जो यूनियन मिनिस्टर याद रखिए, ओबीसी इसमें एमएसए रहेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, बट कितने यूनियन मिनिस्टर्स इसका हिस्सा है, राइट? और ऐसा कौन सी पुरानी इनिशिएटिव थी, इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि ICET जो है उस इनिशिएटिव के फेलियर के बेसिस पे उसी इनिशिएटिव को जो है रिजेक्ट करके थोड़ा सा रिवाइटलाइज करके वापस भी साइन की गई है। ये कौन सा इनिशिएटिव था? और ICET जो है कौन से 6 क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने के पर्पज से बनाया गया? इसमें काफी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, सोर्स कोड वगैरह भी एक्सचेंज होगा। तो ये कौन से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, राइट? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है अप्रैल 1998 में बनाया गया था, और इसके जो रिकमेंड करने वाली जो कमिटी थी उसके हेड थे आपके केसी पंत। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, राइट? तो ये चारों यूनियन मिनिस्टर्स इसका हिस्सा होंगे। और DTTI which means the डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, राइट? DTTI के नाम से है वो, ये ट्रेड एग्रीमेंट पुराना जो साइन हुआ था, जो मतलब बाय ऑल मींस जो है माना जाता है कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। और इंडिया के अलावा क्वाड में और कौन सी कंट्रीज है इंडिया के अलावा? ऑब्वियसली जापान एंड US तो है ही, बट ऑस्ट्रेलिया भी इस क्वाड का हिस्सा रहेगा, राइट? और ऐसे जो 6 टेक्नोलॉजीज जो इंडिया और US जो है कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अच्छे से, ये 6 टेक्नोलॉजीज आपकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका 6G, स्पेस, और आता है इसमें बायोटेक एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट? AI, क्वांटम, 6G, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, राइट? तो ये 6 फील्ड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चेक प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली कंट्रोवर्सी में आ गए थे। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उन्होंने इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ताइवान को कॉल कर दिया, ताइवान के एक मिनिस्टर को कॉल कर दिया, जिससे कि चाइना को काफी विट्रियोलिक उन्होंने जवाब दिया और कंडेम किया इस एक्शन को, राइट? तो ऑब्वियसली चाइना मीन्स अगला टॉपिक आ जाता है रिलेटेड ताइवान के साथ, राइट? बट एनीवे उससे पहले कुछ इसके बारे में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है, और
यहाँ पे ताइवान का कैपिटल क्या है और कौन से साल में चाइना ने जो है, सरप्राइजिंग आपको ये जान के लगेगा, चाइना ने एक टाइम पे एक्चुअली ताइवान को जो है रिलिंक्विश किया था, जापान को दे दिया था कि आप रखिए, राइट। तो ये कब हुआ था, और ये जो है फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बाद हुआ था, ये कौन से साल में, राइट। और चाइना की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो चाइना से भाग कर जो है ताइवान में आके सेटल हुई, और फिर अब जो है ताइवान की एक काफी पॉपुलर और प्रेवलेंट प्रोमिनेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका नाम क्या है। और ताइवान के बारे में एक स्पेशल न्यूज है कि ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो आधे से ज्यादा चिप जो बनते हैं वर्ल्ड में, उसकी मैन्युफैक्चरर वो कंपनी है। तो ये कौन सी कंपनी, राइट। तो देखिए इसके आंसर देखते हैं। चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, ताइवान का कैपिटल है ताइपेई सिटी, और 1895 में जो है सीनो जापानीज वॉर के बाद चाइना ने जो है ताइवान जो है जापान को दे दिया था, बट रीटेक हुआ था ये वर्ल्ड वॉर के बाद जो है चाइना वाज एबल टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ द, मतलब इनफैक्ट टेक बैक कंट्रोल नॉट इन दैट स्ट्रिक्ट सेंस, बट चाइना जो है ताइवान को कंट्रोल करने लगा, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। कोवेंतांग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी थी, चियांग काई शेक इसके जो फेमस लीडर थे, वो वापस अपने लीडर्स, बाकी लीडर्स के साथ जो है भाग करके चाइना से, जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था तो भाग करके आके ताइवान में वो सेटल डाउन हो गए थे, और फिर उन्होंने जो ये पार्टी यहाँ पे बनाई थी, ये इलेक्शन काफी सारे सालों तक ये पावर में रही है ताइवान में, राइट। और ये ताइवान जो है काफी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड के आधे चिप्स जो है, कंप्यूटर चिप्स जो है मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड KSMC। यूनियन बजट फरवरी 2 को पास हुआ। यूनियन बजट पे क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि निर्मला सीतारामन ने जो प्रेजेंट किया उसके क्या निटिग्रिटीज है। तो नया एक टैक्स रेजिम अभी पॉपुलराइज करने के लिए रिबेट्स भी दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे कौन सा इनकम लिमिट है जिसपे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा किसी को, राइट। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बजट से डील करता है, और इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना इंक्रीज हुआ है, राइट, एलोकेशन। और बजट का कितना आउटले है जो एनर्जी ट्रांसमिशन, जीरो एमिशंस एंड जीरो नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है ईयरमार्क की गई है, और रेलवेज को कितना दिया गया है, और मनरेगा को कितना एलोकेशन है इस बजट में, राइट। इसके अलावा काफी सारे नंबर्स हैं। तो 2 फरवरी का आप जो हिंदू न्यूज़पेपर है जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। नया टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिबेट ऑफ 25,000 दैट इज देयर दिस ईयर, और ये मतलब बनाया इसलिए क्या कि लोग जाए न्यू रेजिम के लिए ऑप्ट करें, राइट। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है यूनियन बजट का जिसके बेसिस पे, सॉरी, जो यूनियन बजट से डील करता है, तो सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है वो मैंडेट करता है कि एक, इनफैक्ट नाम बजट नहीं दिया जाता, इकोनॉमिक सर्वे के नाम से दिया जाता है, बट बजट के साथ में वही डील किया करता है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए कैपेक्स कितना है, 33% से इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बेनिफिट्स जो है लॉन्ग टर्म होंगे। और इस साल के बजट में 35,000 करोड़ जो है एनर्जी ट्रांजिशन, है ना, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है 35,000 करोड़ एलोकेट की गई है। 2.4 लाख करोड़ जो है आपका रेलवेज बजट किया जाता है, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो सिग्निफिकेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है काफी ज्यादा लोकेशंस में बनाने का प्रपोजल से जो है इसको बजट इंक्रीज किया गया है। 2023-24 में मनरेगा के लिए एक्चुअली एलोकेशन कम हुई है, 60,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है मनरेगा के लिए, विच अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि बहुत कम है भाई, ये पैसा कम से कम 3 गुना 4 गुना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो काफी कंट्रोवर्शियल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन लाया गया था कि भाई एक एप्लीकेंट को जो है 2 अलग अलग सीट्स के लिए लड़ने का ऑप्शन ना दिया जाए एक पोल में, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि भाई इसमें ये पॉलिसी मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट जब तक इस पे कुछ वो नहीं करता है, स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं देता, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हर किसी को वोट करने का हक दिया गया है। ये कौन से आर्टिकल के मुताबिक दिया गया है, और इस इस हक के लिए जो है विच सेक्शन ऑफ द RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका कौन सा सेक्शन है जो
एक जनरल इलेक्शन को, बाई इलेक्शन को, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने का एक पर्सन को राइट देता है। फिर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बताइए जो 18 साल से ऊपर वोटिंग राइट्स देता है, राइट। और कौन से साल में नोटा जारी किया गया था स्टेट इलेक्शंस के लिए, स्टेट जनरल इलेक्शंस के लिए, और कौन सा एक्ट है, आरपीए एक्ट का कौन सा सेक्शन है। आरपीए एक्ट जो है 2 बार पास हुआ था, 1950 और 1951 में। 1951 के एक्ट के कौन सी सेक्शन में ये बताया गया है कि भाई 48 घंटे पहले आप इलेक्शन के कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते पब्लिक के साथ इन द फॉर्म ऑफ टेलीविजन या अदर सिमिलर अपैरेटस, राइट। तो ये कौन सा सेक्शन है, इसके आंसर्स देखते हैं। आर्टिकल 325 है जो यूनिवर्सल सफरेज का हक देता है सिटीजन्स को। आर्टिकल 326 है जो राइट टू वोट हर सिटीजन को 18 साल से ऊपर देने का लिमिट सेट करता है। आर्टिकल 33(7) सेक्शन 33(7) सॉरी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट allows a person to contest elections from 2 different locations। नोटा जो है 2023 के स्टेट इलेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था। और आरपीए एक्ट ऑफ 1951 जो है प्रोहिबिट करता है 120 सेक्शन 126 के तहत ये प्रिवेंट करता है कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स, इलेक्शन की डिटेल्स जो है पब्लिक के साथ ना शेयर करें। अच्छा, अब आते हैं हम अपने फाइनल टॉपिक पे विच इज श्रीलंकन इंडिपेंडेंस डे। तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसके बेसिस पे ये पूरा पैसेज जो है बनाया गया है। इट इज रिटन बाय अ प्रोफेसर जो काफी लैमेंट करते हैं कि श्रीलंका में जो हो रहा है वो इनएविटेबल था और किस बात का हम लोग ऐसे खुशी किस बात की मना रहे हैं, राइट। तो इस पे क्वेश्चंस है, और श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस कब गेन किया था, और श्रीलंका ने जस्ट लाइक इंडिया रिपब्लिक बनने में थोड़ा टाइम लगा था, तो इसके बीच में गैप कितना था, राइट, कब बना था। तो इट टर्न्स आउट दैट श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस इन February 2000, सॉरी इन February 1948। इंडिया के एक साल बाद लगभग श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, बट तब उसको डोमिनियन स्टेटस दिया गया था अगले 24 साल के लिए। 1972 में जाकर के श्रीलंका एक रिपब्लिक फाइनली बन पाई थी। और श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट कौन है, श्रीलंका के पिछले प्रेसिडेंट कौन थे, जो जैसे ये क्रैश हुआ था, जैसे ये इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स आए थे, तब जो है कौन से प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका को छोड़ के सिंगापुर में जाके बैठ गए, राइट। और श्रीलंका का ऐसा कौन सा पोर्ट है जो लोन लेकर के, डेट लेकर के बनाया गया था चाइना से, और फिर रिस्ट्रक्चर करना पड़ा था क्योंकि इसके रेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रही थी, तो इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। और रिस्ट्रक्चर ऐसे किया गया जिससे कि दो जो होल्डिंग कंपनीज है, उन दोनों होल्डिंग कंपनीज में चाइनीज फर्म्स का स्टेक जो है ओवरऑल जो है 70% के करीब बन जाता है। तो ये कौन सा पोर्ट था, राइट। और इसके आंसर है रनिल विक्रमसिंघे है जो अभी करंट प्रेसिडेंट है ऑफ श्रीलंका, और उनको जो है पावर दिया गया था महिंदा राजपक्सा ने, जो भागे थे, और भागने से पहले उन्होंने विक्रमसिंघे को जो है पावर ऑफिशियली दे दिया था, राइट। और श्रीलंका का हनबनटोटा पोर्ट है जो काफी कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट किया है फॉर द वे इट वाज बिल्ट एंड देन हाउ कंट्रोल वाज इवेंचुअली टेकन अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, राइट। आई होप आपको ये सब यूजफुल लगा। जीके अगर यूजफुल लगा तो थम्स अप साइन जरूर दीजिए, और वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, तब आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक, हमारी टेस्ट सीरीज का एक फ्री मॉक मिलेगा। याद रखिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और मेरी बात माने या ना माने, जरूर साइन अप करके एक टेस्ट ले ले, और कुछ नहीं तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और फायदा जो आपको मिलेगा वो ये है कि जो भी मैं जीके को क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। और नंबर 2, आपको एक्सेस अगर करना है एक्स्ट्रा जीके, अगर आपने खुद पढ़ाई करनी है, तो लिंक्स के लिए आप मेरे वेब पोर्टल पे साइन अप करके, आप जैसे ही साइन अप करेंगे और हमको रिक्वेस्ट देंगे तो हम आपको सारे के सारे लिंक्स शेयर कर देंगे, राइट। चलिए, आई होप आपको मजा आया। लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।